नमस्कार। आज हम बात करेंगे रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त को इकोनॉमिक हिस्टोरियन के रूप में जाना जाता है और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में अपने स्किल से और अपनी शिक्षा से समाज सुधार के लिए काम किए और साथ ही साथ इतिहास और अर्थ को, जो उस समय अंग्रेजी शासन का क्या प्रभाव पड़ा इनके ऊपर, इसके ऊपर उन्होंने काम किया और उसका उसके अलग-अलग थ्योरीज़ को जनता के सामने, समाज के सामने काफ़ी स्कॉलरली रखा। तो आज हम बात करेंगे इनके जीवन और इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, रमेश चंद्र दत्त एक इतिहासकार थे, एक अर्थशास्त्री थे, साथ ही साथ साहित्य में भी उनका योगदान रहा और उन्होंने काफ़ी अच्छी साहित्यिक रचनाएँ की, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। और वो एक लोक सेवक भी थे, सिविल सर्वेंट भी थे। दत्त साहब का जन्म 13 अगस्त 1848 को कोलकाता के एक बंगाली मौलिक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ईश्वर चंद्र दत्त और इनकी माता का नाम ठाकुर बड़ी देवी था। इनके पिता बंगाल में डिप्टी कलेक्टर के पद पे थे। इनकी मृत्यु 30 नवंबर 1909 को हो गई थी। अब हम बात करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के विषय में। रोमेश चंद्र दत्त इनकी प्राइमरी शिक्षा बहुत सारे अलग-अलग बंगाली डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स में हुई, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो उनकी अलग-अलग जगह पे पोस्टिंग हुआ करती थी, जिससे कि अलग-अलग स्कूल्स में इन्हें पढ़ने का मौका मिला। और उसके बाद हरे स्कूल, कलकत्ता का जो हरे स्कूल था, उसमें उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता और बाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पूरी की। 1871 में रोमेश चंद्र दत्त ने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया और खास बात ये रही कि ऐसा करने वाले वो दूसरे आईसीएस थे, दूसरे इंडियन थे। इसके पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने 1861 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। उसके बाद ये दूसरे इंडियन थे जिन्होंने 1871 में ये परीक्षा पास की। अब हम देखेंगे कि सिविल सर्वेंट रहते हुए जो उनका करियर था, उसमें उन्होंने क्या-क्या काम किए। तो उन्होंने सबसे पहले 1871 में अलीपुर में, जो बंगाल में था, तो अलीपुर में एक असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान असाधारण प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन किया। खासकर उस समय जो प्राकृतिक आपदाएँ थी आई, उसमें उन्होंने बढ़-चढ़कर समाज सेवा की और उसमें अपने प्रशासनिक जो स्किल था, कौशल था, उसका प्रदर्शन करते हुए समाज के लिए काम किया। 1874 के करीब उन्होंने नदिया
के नदिया वेस्ट बंगाल में है, तो नदिया के मेहरपुर जिले में अकाल पड़ा। उस अकाल के दौरान जो भी इमरजेंसी के काम हो रहे थे और उसका प्रबंधन उन्होंने किया और साथ ही साथ वहाँ के मजिस्ट्रेट के रूप में आर्थिक सुधारों की भी सफलतापूर्वक उसको अंजाम दिया। 1876 में उन्होंने दक्षिण शहबाजपुर में एक और अकाल और साइक्लोन उस समय आया, उससे निपटने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन घटनाओं ने विकट परिस्थितियों में भी जो उनका स्किल था, जिस फ्लेक्सिबिलिटी और जिस धैर्य के साथ उन्होंने काम किया, उसका उससे बहुत से लोगों का, समाज का और अंग्रेजी शासन का ध्यान उनके तरफ आकर्षित हुआ। बाद में उनके सिविल सर्वेंट के रूप में जो उनका करियर था, उसके दौरान उन्होंने मैमन सिंह, बर्दवान, बैकरगंज, डोनापुर और मिदनापुर जैसे प्रमुख जिलों में भी उन्होंने प्रशासक के रूप में काम किया और इन क्षेत्रों में यहाँ के अधिकारी रहते हुए इन्होंने लोक कल्याण और प्रभावी शासन के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया। 1893 में ये बर्दवान के जिला अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया और 1894 तक उन्हें बर्दवान डिवीजन के डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में उन्हें उनका प्रमोशन कर दिया गया। इसमें खास बात ये थी कि 1893 में 1894 में जब इन्हें डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाया गया, तो ऐसा बनने वाले वो पहले अधिकारी थे। बाद में उन्हें उड़ीसा के, जो कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था, वहाँ के डिविजनल कमिश्नर भी ये बने। सिविल सर्वेंट रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और भारतीय मजदूर और किसान इनके कल्याण के लिए इन्होंने काम किया और इसके लिए उन्होंने सरकार से और सरकारी नीतियों का उन्होंने समर्थन किया। 1897 में जब वो आईसीएस से सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद 1898 में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इंडियन हिस्ट्री के लेक्चरर के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद पर उन्होंने शोध किया और भारत में जो इंडस्ट्रियल डिक्लाइनेशन हुआ था, उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, जिसमें उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बहुत सारे महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्योगों को हतोत्साहित करने के लिए काम किया और लाखों कारीगरों के आजीविका को छीन लिया और देश की आर्थिक संरचना को कमजोर किया। इस तरह उन्होंने जो उस समय की जो समकालीन आर्थिक इतिहास था और उसको उन्होंने काफ़ी मजबूत तरीके से सबके सामने, समाज के सामने और दुनिया के सामने रखा। उन्होंने भारतीय समाज में बढ़ती हुई जो विषमताएँ थी और जो रूरल और अर्बन जो सोसाइटी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था, उस पे उन्होंने काम किया और उसको उन्होंने सबके सामने रखा और उस समय जो नेचुरल डिज़ास्टर्स थे, जैसे उस समय अकाल पड़ा करता था और दूसरे प्राकृतिक आपदाएँ आती थी, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। अब हम बात करेंगे उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि आरसी दत्त का
योगदान साहित्य में भी उतना ही रहा। आरसी दत्त को याद किया जाता है, जो भी हमारे प्राचीन महाकाव्य थे, जैसे महाभारत और रामायण, इसका उन्होंने अ, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। साथ ही साथ उन्होंने कुछ उपन्यासों की भी रचना की, जो बंगाली भाषा में थी, जैसे बंगभूमि, माधवी कंकण और इसके अलावा और भी कुछ अन्य उपन्यास उन्होंने लिखे और इसके अलावा भारतीय संस्कृति और जो ऐतिहासिक धरोहर था, उसको अपनी साहित्य में उन्होंने परिलक्षित किया। इसके साथ ही साथ 1894 में आरसी दत्त बंगीय साहित्य परिषद के पहले अध्यक्ष भी बने थे। उसी समय ये बंगीय साहित्य परिषद के पहले अध्यक्ष थे और जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर और नवीन चंद्र सेन उसी समय उपाध्यक्ष थे। उनकी जो पुस्तक थी द लिटरेचर ऑफ बंगाल, उसने लगभग 8 शताब्दियों के पिछले 8 शताब्दियों के बंगाल के लिटरेचर और जो स्कॉलर वर्क्स थे, उनको काफ़ी इंटीग्रेटेड रूप में लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया, जिसमें जयदेव की संस्कृत कविताएँ, साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के जो धार्मिक सुधार के कार्य थे, इसके साथ ही साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके ऊपर भी अ, इन्होंने काम किया और उनकी विद्वता को उन्होंने अपनी रचनाओं में उसको शामिल किया। साथ ही साथ रघुनाथ शिरोमणि के तर्कशास्त्र, इसका भी उन्होंने सबके सामने रखा और साहित्य में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया। अब उनका जो एक महत्वपूर्ण रोल है आरसी दत्त का, वो माना जाता है भारतीय राष्ट्रवाद में। तो आरसी दत्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक एक्टिव मेंबर थे, जिन्होंने आर्थिक संपन्नता और साथ ही साथ स्वदेशी का उन्होंने समर्थन किया। ये उन चंद लोगों में थे, उन चंद पहले लोगों में थे, जिन्होंने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। बाद में देखा जाता है कि इनके विचारों को बाद के लोगों ने अपने जीवन में उतारा और अपने विचारों में इनकी इनकी बातों को माना। साथ ही साथ इनका जो एसोसिएशन था, वो दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे बड़े विद्वानों के साथ भी रहा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आरसी दत्त एक अग्रणी विद्वान थे, इतिहासकार थे और प्रशासक थे, जिन्होंने भारतीय साहित्य, इतिहास और आर्थिक विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल के साहित्य और बौद्धिक विकास पर उनकी अंतर्दृष्टि और ब्रिटिश शासन के तहत भारत के औद्योगिक पतन पर उनके तर्क और उनकी गहरी दृष्टि और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, ये उनकी रचनाओं में और उनके काम में ये इसकी झलक मिलती है। साथ ही साथ आरसी दत्त का जो कंट्रीब्यूशन था, जो आर्थिक विचार जो थे उनके, उन्होंने बाद तक जो राष्ट्रवादी नेता हुए बाद में, उनके विचारों को प्रभावित किया। साथ ही साथ बाद में जो भी पब्लिक डिस्कोर्स बना ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ, उसका उसको बनाने में भी इनके विचारों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आरसी दत्त के जो विचार थे, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद।